हेलो एवरीवन, टुडे आई डिस्कस अबाउट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये दोनों टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी जानना पड़ेगा, जो होता है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। और इस रिलेटिविटी थ्योरी को बोला जाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस यू कैन सी हियर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इन 1905 आइंस्टाइन इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्टेड दैट मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास किसके फॉर्म में होता है? एनर्जी के फॉर्म में। ही प्रेडिक्टेड मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। इफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज, यदि एनर्जी बढ़ जाए किसी भी बॉडी में, तो उसका अमाउंट ऑफ ई जो है इतना में एनर्जी बढ़ रहा है तो इट्स मास इंक्रीजेज बाय एम। मतलब यदि एनर्जी इंक्रीज होता है तो उसका मास भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? we know E is equals to mc square, so m is equals to E divided by c square. Here c is the constant speed of light, c is the speed of light, so we can write here this is the constant value. तो constant तो हम लोग m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं E। मतलब यदि मास बढ़ेगा या तो एनर्जी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। मतलब दोनों, यदि एनर्जी बढ़ता है तो मास भी बढ़ेगा, या मास बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ेगा। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि बोथ आर इक्विवेलेंट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द इंक्रीज इन मास ऑफ 1 kg वाटर व्हेन इट अब्जॉर्ब्स 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है ये 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, और मास कितना दिया हुआ है 1 kg। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला। इसी फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो m इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, और इसका वैल्यू होता है c का 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पे आता है 4.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 kg। ये वैल्यू आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 14, मतलब बहुत छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस मास इज वेरी स्मॉल बट नॉट जीरो। ये जीरो नहीं है, बहुत छोटा है, बट क्या है? बहुत छोटा है। जितना भी मास होता है एनर्जी हमको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दिस मास इज वेरी स्मॉल बट नॉट जीरो कह सकते हैं। तो इस तरीके से मास कैलकुलेट किया जाता है। यदि एनर्जी दिया हुआ है और आपको मास दिया हुआ है 1 kg, तो ऐसी सिचुएशन में इतना एनर्जी को ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो कितना एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो मास, उस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो इतना मास जो है सो ये जो छोटा वैल्यू है, इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी ऑब्जॉर्व हो जाएगा, बट इतना जो है सो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा दिस वन वैल्यू। इसीलिए तो बोलते हैं कि जब हम लोग उससे पहले रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या देखे थे कि जब उसको रेडियो एक्टिविटी करते हैं तो जो यूरेनियम मटेरियल को मान लो वहाँ से हम लोग अल्फा पार्टिकल यूरेनियम मटेरियल से निकाल रहे हैं, मान लो अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल के साथ साथ कुछ एनर्जी भी वहाँ से निकलता था, बिकॉज कुछ मास जो है सो डिसअपियर हो जाता था उससे। कुछ मास डिसअपियर हो जाने के कारण वो जो मास डिसअपियर होता था, दैट वन मास कन्वर्टेड टू द एनर्जी। वो मास डायरेक्ट हमारा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता था? एनर्जी में। बहुत छोटा अमाउंट में ही होता था, बट वो कन्वर्ट हो जाता था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कुछ इस तरीके से इतना छोटा मास जो है सो एनर्जी में कन्वर्ट होगा जब इतना जूल एनर्जी को वो ऑब्जॉर्व करेगा। इतना वाटर को जब इसका मास को यदि हम इतना बढ़ाएं, यहाँ पे लिख रहा है ना, फाइंड द इंक्रीज इन मास ऑफ 1 kg ऑफ वाटर व्हेन इट अब्जॉर्ब्स इतना जूल ऑफ एनर्जी। तो इस सिचुएशन में इतना मास जो है डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ठीक है मास के बारे में आप लोग डिस्कस करें, बट मास का डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होना चाहिए? व्हाट इज मास? तो मास वी नो ऑलरेडी, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में जितना भी मैटर कंटेंट रहता है दैट इज द मास। बट यहाँ पे इस कंडीशन में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मास, या तो बोल सकते हो मास इज एन आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यू कैन सी हियर मास इज एन आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी, या फिर बोल सकते हो मास इज ए प्रॉपर्टी दैट ऑल एनर्जी एग्जिबिट। जितना भी तरह का एनर्जी होता है वो सभी को क्या करता है? ये फाइंड करता है। मतलब सभी एनर्जी को ये मास जो है, मास जो तुम एक्चुअल में निकालोगे तो उसमें जितना भी तरह का एनर्जी होगा, जितना भी तरह का, उसका तुम वहाँ पे सम कैलकुलेट कर सकते हो, और वो जो एनर्जी होगा दैट वन कन्वर्टेड टू द जो भी सॉरी मास जो है वो सीधा कन्वर्ट किस में कर देगा? एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले सकते हैं कि वाई वी आर राइटिंग ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। मतलब ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर क्यों लिखा जाता है? तो इसके पीछे रिलेशन है कि इफ एम मास डिसअपियर्स, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में, मान लो हम यदि वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कर रहे थे तो उसमें अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, या तो बीटा पार्टिकल, या तो गामा पार्टिकल, जो गामा वेव जो भी वहाँ से एमिट हो रहा था, उस सिचुएशन में कुछ मास डिसअपियर हो रहा था। तो वो जो मास डिसअपियर होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी जो है सो
वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब मास डिसअपियर हुआ, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और वहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ मास m डिसअपियर्स देन एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं इस सिचुएशन में कि मास इज कन्वर्टेड टू द एनर्जी, मास इज कन्वर्टेड टू द एनर्जी फ्रॉम दिस फार्मूला m इज इक्वल टू E/c²। ठीक है, तो ये हम लोग का आइंस्टाइन का रिलेशन है जो उसको बोलते हैं रिलेटिविटी थ्योरी, जिसमें हम कह सकते हैं कि मास जो है एनर्जी के बराबर होता है, जितना ज़्यादा मास डिसअपियर होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी वहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और यही इसी मास को जो यहाँ से डिसअपियर हो रहा है, दैट वन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअल में मान लो हमारे पास, इसको समझते हैं दूसरे तरीके से, देखो यहाँ पे नेक्स्ट है मास डिफेक्ट को समझते हैं। मास डिफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है उसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, या तो पहले डेफिनेशन ही जान लो। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स मेकिंग इट। मतलब एक्चुअल में क्या है कि जब कुछ न्यूक्लियॉन्स है अपने पास, लाइक दिस प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ करके इस तरीके से न्यूक्लियॉन्स अपने पास है, और ये न्यूक्लियॉन्स मिल करके, इसमें न्यूक्लियर फोर्स लग करके मिल करके क्या बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है, कुछ इस तरीके से। तो देखा क्या गया कि जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो तुमको ग्रेटर मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस बनने के कंडीशन में, ये जब न्यूक्लियस बन रहा था, मतलब इसका न्यूक्लियॉन्स का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस में, तो ये जब फॉर्म हो रहा था न्यूक्लियस, तो वैसे सिचुएशन में देखा गया कि इसका जो मास है एक्चुअल में, अभी जो मास है स्टार्टिंग में, वो न्यूक्लियस बनने के बाद उसका थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो हम यहाँ पे इसीलिए लिख दें यहाँ पे कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मास वो गया कहाँ, दैट वन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, जो डिसअपियर हो जा रहा है यहाँ से मास, दैट वन इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, जिसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एम। तो ऐसे पॉइंट बना के यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्या लिखोगे, सम मास डिसअपियर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, कुछ मास जो है डिसअपियर हो जा रहा है इन द ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने के समय कुछ मास डिसअपियर हो जा रहा है। ठीक है, और कह सकते हैं, या तो तुम मास यदि नहीं बोलना चाहते हो तो ऐसे बोलो कि सम एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो एनर्जी जो है सो मास के इक्विवेलेंट होता है, तुम्हारा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी हम लोग देख चुके हैं। तो तुम वहाँ पे बोलो मास डिसअपियर हो जाना या फिर एनर्जी का रिलीज हो जाना, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बिकॉज वी नो ऑलरेडी मास इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जितना भी मास यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है वो सीधा कन्वर्ट हो जा रहा है तुम्हारा किसमें, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अब इसका हम लोग मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होना चाहिए उसको समझते हैं। तो मास डिफेक्ट में हो क्या रहा है, मास डिफेक्ट में जो मास न्यूक्लियस का है, अब कितना डिफेक्ट यहाँ पे, कितना डिफेक्ट आ रहा है, मतलब कितना उसमें डिफेक्ट देखा जाए तो कितना, इसका मास मान लो कि 10 kg है और इसका 9 kg मिला हमको, यदि तो 10 - 9 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 kg, मतलब 1 kg ऑफ द मास ऑफ डिफेक्ट यहाँ पे होगा, 1 kg मास में डिफेक्ट आया। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको मिल जाएगा दैट इज द मास डिफेक्ट। तो उसी का हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो यहाँ लिख सकते हैं कि इसको मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिख सकते हैं मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो स्टार्टिंग में है, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने के बाद इसका मास थोड़ा सा कम होगा, तो कितना इसमें माइनस, इसमें न्यूक्लियॉन्स माइनस न्यूक्लियस करेंगे तो जो भी मास बचेगा दैट वन इज द मास डिफेक्ट। तो वही यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एम मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, इस तरीके से। अब न्यूक्लियॉन्स के पास क्या क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स के पास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीज़, और न्यूक्लियस तो ऑलरेडी उसका मास तो दिया रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पूरा टर्म आप यहाँ देख सकते हो, दिस वन पूरा टर्म, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या हो गया पूरा न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस को एज इट इज छोड़ दिए हम लोग। ठीक है, और बाकी हम मास ऑफ प्रोटॉन्स तो जानते हैं, इसको एटॉमिक नंबर को ही मास ऑफ प्रोटॉन्स बोला जाता है। तो डिपेंड करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए उसका मास ऑफ प्रोटॉन भी होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो उसका 1 यहाँ पे आएगा, केवल मास ऑफ प्रोटॉन्स 1, जो भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आता है तो उसको पुट करेंगे। बट मान लो कि वही चीज़ हीलियम होता या तो लिथियम होता, तो उसके जगह यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज होगा, साथ में मास मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि हीलियम होता तो 2 इंटू MP मास ऑफ प्रोटॉन, और यदि लिथियम होगा 3 इंटू MP, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कुछ इस तरीके से फॉर्म में कर दिए कि Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा हमको। प्लस न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे तुम फॉर्मुलेशन जानते हो पहले से भी कि दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द मास नंबर। तो हमको जो यहाँ से
न्यूट्रॉन्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, मास नंबर में एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो हमको मिल जाता है न्यूट्रॉन्स। तो वही होगा ए माइनस जेड क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी तो ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज एलिमेंट के हिसाब से तुमको यहाँ पे देखना होता है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उसका मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी तो डिफरेंट होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मास के साथ। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट डिफरेंट मास डिफेक्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के साथ मास का मल्टीप्लाई कर दिए उसका प्रोटॉन का, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन के नंबर के साथ उसके मास को मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग न्यूट्रॉन का, और मास ऑफ द न्यूक्लियस को एक्स मान लिए, मास ऑफ न्यूक्लियंस न्यूक्लियस इज द एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये पूरा एक फॉर्म में है पूरा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। अब यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पे लिख दिया देखो, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये सब पहले भी हम लोग रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब कंडीशन है कि इतना मास डिफेक्ट हुआ तो यहाँ से कितना एनर्जी रिलीज हुआ, जो एनर्जी रिलीज हो उसको हम लोग कुछ मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी वी नो। यहाँ पे लिखो द एनर्जी रिलीज, अब इतना मास डिफेक्ट में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्योंकि छोटा मास है तो छोटा एनर्जी भी मिलेगा हमको यहाँ पे। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मतलब ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पे डेल्टा ई और डेल्टा एम का वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, जेड एम पी प्लस ई माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स, ये तुमको डेल्टा एम का वैल्यू और सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी। ये जो रिलेशन आया डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस वन रिलेशन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये डेल्टा ई जो तुमको दिख रहा है दिस इज एनर्जी ना, जितना एनर्जी को ये रिलीज करता है वही एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, और जितना मास डिसअपियर होता है वहां से उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। मतलब डिसअपियर्ड मास इज द मास डिफेक्ट एंड रिलीज एनर्जी दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसको यदि तुम डेफिनेशन में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इसका एनर्जी होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी यहाँ से हमारा जो है सो जितना एनर्जी का जरूरत होगा उसी एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। या तो फॉर्मूला वो माइंड में रखना, जो भी फॉर्मूला जस्ट हम बताया, दैट वन फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कभी कभी हम आपको पूछ देगा, आपको डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विथ मास डिफेक्ट ऑफ 1 एटीएम। यदि इतना डिफेक्ट आ जाए 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट यदि डिफेक्ट आए वहां पे, तो बाइंडिंग एनर्जी इसका कितना होगा। तो वी नो द फार्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और यहाँ पे मास डिफेक्ट दिया हुआ है, मास डिफेक्ट 1 AMU, 1 AMU मतलब इसी को मास डिफेक्ट बोलेंगे क्योंकि ये मास ही है। कितना मास होगा ये 1 AMU के लिए, 1 AMU के लिए मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, दिस इज द मास डिफेक्ट, ठीक है। आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मास डिफेक्ट ये वैल्यू है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, देखो डेल्टा एम की जगह 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और सी है तो इसका होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करो इसको, आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसको 1.67 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15.03 आता है, और इसको करेंगे तो 10 टू द पावर -11 जूल आएगा पूरा, ठीक। क्योंकि आपका यहाँ पे यूनिट हो जाता है क्या चीज़, ये वाला देखो 1.6, दिस वन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है kg, दिस वन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट लिख दिया, ठीक है। तो ये इसके बाद ये वाला आया 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, और इसका 3 3 9, और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है यूनिट एनर्जी का। तो ये होगा तुम्हारा जूल, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो ये तुम्हारा इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है 15.03 जूल में आ गया। अब क्या करो, हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 जूल इज इक्वल होता है 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जूल की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो 15.03 इंटू 10 टू द -11 इंटू दिस वन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये फाइनली कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आपका आता है 931
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत जगह 931 ही लिखा रहता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरीके से। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डायरेक्टली रिमेंबर रखना है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 AMU। यदि 2 AMU होगा तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 AMU होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 AMU होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फॉर 1 AMU binding energy for 1 AMU we can write here 931.5 mega electron volt. This is very important value, एक मार्क्स में भी कभी कभी पूछा जाता है वैल्यू, सो ठीक है, तो दिस वन वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन टॉपिक इज द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये ये टॉपिक जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, देखो कोई भी हम लोग पहले पढ़ते थे एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उसमें क्या होता था कि मान लो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता था, तो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, तो वो अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के लिए फिर वहाँ से एनर्जी एमिट करके फिर से वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो स्टेबल है, जैसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में देखें तो बहुत सारे एलिमेंट है वहाँ पे, तो उसमें देखना है कि कितना एटॉमिक नंबर का या तो एटॉमिक मास नंबर का जो मटेरियल है, जो एलिमेंट है वो स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग को समझना है बाय ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिस इज द हेडिंग, ओके। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, यही है क्राइटेरिया, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को समझना है तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियन होता है, तो उसके हिसाब से ही न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियर जो आप देख सकते हो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये डिपेंड किस फैक्टर पे करता है, तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस ये जो टर्म है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं वो देखो, ग्राफ में समझाता हूँ इसका, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी का। तो इसमें जो है सो हम लोग को यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर बनेगा, वर्सेस मास नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं हेडिंग डाल दी हूँ, कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, जो भी एलिमेंट होगा उसका मास नंबर, ठीक है। तो इसका हम लोग कर्व देखेंगे, कर्व कुछ इस टाइप का है, इसी का कर्व है, क्या होगा ये, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो आप देखो कर्व ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कर्व बनाया गया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कर्व, उसको समझते हैं। देखो लेफ्ट साइड इधर अप साइड वाई एक्सिस में क्या लिखे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी बाइंडिंग एनर्जी होगा किस में मिलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इधर है मास नंबर, डाउन साइड में मास नंबर, मतलब एक्स एक्सिस में मास नंबर और वाई एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी वाली नहीं लिखना है, पर न्यूक्लियन। तो इसमें ग्राफ जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो आपका मास नंबर होगा 50 to 80, 50 to 80 मास नंबर जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं, सॉरी 50 to 80, यहाँ से तो नहीं होगा, 50 to 80 आपका कहाँ से आ जाएगा, 50 to 80 यहाँ से होगा, मान सकते हो यहाँ से, ऑक्सीजन के बाद ही होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के बाद इधर कहीं से मिलेगा आपको 50 एटॉमिक मास नंबर टू 80, जैसे आयरन है यहाँ पे ना, तो आयरन से पहले 50 मिलेगा आपको जस्ट, तो यहाँ पे कहीं हो सकता है, इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पे हो सकता है, और 80 जो है सो आपका यहाँ तक है, देखो या तो ग्राफे में देख लो ना, यहाँ पे 50 देखो, ये 50 पॉइंट हुआ 50, और 80 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक में 50 to 80 में जहाँ भी ग्राफ जाता है आप वहाँ से देख सकते हो ऐसे। ये जो ग्राफ है मतलब 40 to 80 का मतलब है एटॉमिक मास नंबर, सॉरी 40 बोल दिया मैंने, 50 यहाँ से 50 to 80 एटॉमिक मास नंबर यदि 50 से 80 के बीच में होगा, ये दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ पे जो कंडीशन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो मिलता है वो मिलता है हमको 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, सिमिलर लगभग बोल सकते हैं 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसको यदि मैं बोलूँ कि एटॉमिक मास नंबर जो है सो हमारा 50 है से 80 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके बीच में यदि लाई करता है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हो कि इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एंड दिस न्यूक्लियस आर स्टेबल। ये यहाँ से यहाँ तक में स्टेबल मिलेगा आपको, एक्सपेरिमेंटल सब है, ठीक है, इसको समझना है। नेक्स्ट वन आता है आयरन। आयरन कितना है, 50 से 80 के बीच में है। तो 50 से 80 के बीच में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है Fe, देख सकते हो Fe, वो किसमें 50 और 80 के बीच में है, 50 एंड 80 के बीच में। और ये आता है कितना, इसका एटॉमिक मास नंबर 56। तो ये 56 जो आयरन है इसको बोला जाता है मोस्ट स्टेबल बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है इसका है 8.8 के आसपास, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ के आसपास कहीं इधर आएगा इस जगह पे। तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका है तुम्हारा मास डिफेक्ट, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसको बोला जाता है हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड हेंस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यदि 100% मतलब मैक्सिमम स्टेबल या तो मोस्ट स्टेबल बोला जाए तो वो आयरन मटेरियल है। आयरन मटेरियल इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ स्टेबिलिटी हमको मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब इससे पहले 50 और इसके आगे 80 तक हमको स्टेबल मिल रहा है, बट आयरन जो है वो मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। बाकी इसके आगे जाओगे तो स्टेबल नहीं मिलेगा, इसके पीछे इधर जाओगे तो स्टेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर आगे को या तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा और इसके पहले को एनर्जी अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मतलब 50 से पहले होगा तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तब जाके स्टेबल होगा, और इधर वाले को एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा तब जा करके वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो कुछ पॉइंट्स इसका हम लोग बना लेते हैं। इसका पॉइंट्स क्या होगा, एक ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी भी देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो यहाँ पे हम पॉइंट बना दिए आपका वही फ्रॉम A to 50, एटॉमिक मास नंबर 50 to 80, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहाँ पे मिलेगा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दीज न्यूक्लियस आर स्टेबल। उसी तरीके से फिर आयरन का बोले कि मोस्ट स्टेबल होता है, तो Fe इज इक्वल टू 56, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज सिमिलर टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हैज हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसका वैल्यू होता है 8. हाईएस्ट वैल्यू बोला जाता है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये हाईएस्ट वैल्यू है। एंड हेंस मोस्ट स्टेबल, ये वैल्यू जो है सो मैक्सिमम स्टेबल। मतलब बाइंडिंग, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा यदि देखें तो हमारा जो 56 जो आयरन है उसके बाद उधर जितना यूरेनियम वगैरह तो स्टेबल होना चाहिए वैसे सिचुएशन में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली यदि देखा जाए तो 52 और 80 के बीच में जो भी मास नंबर था वो स्टेबल मिला था, और जिसमें आयरन जो है 100% स्टेबल मिला था, मोस्ट स्टेबल मिला था, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे कुछ और हम पॉइंट देखो क्या बना दिए, फॉर ए इज ग्रेटर देन 80, यदि वो 80 से ज़्यादा हो, 80 तक स्टेबल बोले थे, 50 से 80 के बीच में स्टेबल, तो 80 से यदि ज़्यादा हो उसका वैल्यू तो क्या होगा यहाँ पे देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज स्लोली। जैसे ही 80 के आगे बढ़ेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी जो धीरे धीरे क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, स्लोली रिड्यूस हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस नहीं, हाँ बोल सकते हैं, डिक्रीज होता चला जाएगा। और यदि ये डिक्रीज होता चला जाता है तो यदि मैं बोलूँ कि यूरेनियम का कितना होता है, फॉर यूरेनियम 238 इट रीचेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूरेनियम का जो होता है एटॉमिक मास नंबर 238 होता है, और इसका बाइंडिंग एनर्जी आता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीज हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, दे ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी बाई फ्यूजन। इसको फ्यूजन करना पड़ेगा, फ्यूजन के थ्रू ये स्टेबल हो सकता है, ठीक है। फ्यूजन और फ्यूजन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो फ्यूजन के थ्रू ये क्या हो जा सकता है, स्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर ए इज लेस देन 50, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर ए इज लेस देन 50 मतलब 50 से कम, 50 और 80 के बीच में स्टेबल है, तो 50 से लेस होगा तब क्या होगा, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है डिक्रीज होगा शार्पली, और इसे रीच हो जाएगा कितना 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा इसका एनर्जी घट के। तो इसका एग्जांपल एक हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का जो एनर्जी आता है कितना आता है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दीज न्यूक्लियाई आर लाइट एंड अनस्टेबल, दे ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी बाय फ्यूजन। यदि हाइयर एटॉमिक नंबर वाला है तो क्या करेगा, फ्यूजन, और यदि लोअर मतलब वैल्यू यदि एटॉमिक नंबर कम है तो मास नंबर कम है तो फ्यूजन करेगा, फ्यूजन के थ्रू मतलब एनर्जी को इसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जिसका मास नंबर ज़्यादा है, उसको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है सो फ्यूजन और फ्यूजन के थ्रू कर सकते हैं। तो ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर तो फ्यूजन, और जो कम मास नंबर तो फ्यूजन के थ्रू स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट और, टू गेन स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी मस्ट इंक्रीज।
स्टेबिलिटी गेन करना है तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो एनर्जी को रिलीज करेगा तभी उसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा तभी उसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा, दोनों ही सिचुएशन में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, अब कंडीशन है इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज एंड एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, दोनों ही सिचुएशन में एनर्जी हमारा क्या होगा, एनर्जी वहां से रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा मतलब मास डिफेक्ट आएगा ना, दोनों ही सिचुएशन अब्जॉर्ब करेगा या फिर वहां से रेडिएट होगा, दोनों ही सिचुएशन में वहां से मास डिफेक्ट होगा। और मास डिफेक्ट जो वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों ही सिचुएशन में उसका मास डिफेक्ट आएगा। और मास डिफेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी, और वो मास डिफेक्ट हमारा एनर्जी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से था। इसमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को यदि जानना चाहते हो तो हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग देखना है, हम लोग को देखेंगे इसमें न्यूक्लियर फिजन किस तरीके से होता है। मान लो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन है ना, तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है ये हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली सेम मास, मतलब यदि 100 एटॉमिक नंबर 100 है किसी भी एलिमेंट का, तो वो यदि स्प्लिट होगा 2 पार्ट में तो लगभग दोनों का मतलब एटॉमिक नंबर जो सेम मिलेगा या तो उसका मास जो है सो सेम मिलेगा। मान लेते हैं, सॉरी, एटॉमिक मास नंबर 100 मानते हैं, ये दोनों यदि स्प्लिट होता है 2 पार्ट में तो एक का मास 55 दूसरा का 45 के बराबर मिल सकता है लगभग, या तो 50-50 भी मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से स्प्लिट होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो कुछ इस तरीके से। और बोलोगे एनर्जी की बात यदि मैं करूँ तो इसका एनर्जी यहाँ से कुछ मास डिफेक्ट आएगा और इसका एनर्जी जो भी होगा, इसका एनर्जी मान लो कुछ है और इसका एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा, मतलब इसका एनर्जी मान लो 10 जूल है तो हो सकता है कि इसका 12 जूल मिले, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होता है तो मास डिफेक्ट आता है, और वो मास जो है यहाँ पे कहेंगे क्या चीज़ की, यदि तुम्हारा पार्टीशन हो रहा है तो एनर्जी को भी रिलीज करेगा, तो ये दोनों का एनर्जी तो होगा ही जो भी होगा, प्लस में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो भी ऐड हो जाएगा, तो इसका मास जो है मतलब इसका एनर्जी जो है बढ़ जाएगा। तो फ्यूजन में भी एनर्जी बढ़ जाता है, फ्यूजन में भी एनर्जी बढ़ेगा। कैसे, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना, फ्यूजन का मतलब ब्रेक होना, फ्यूजन का मतलब कंबाइन होना। तो फ्यूजन को कैसे लिखेंगे, 2 और मोर हायर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस। जैसे एक एटॉमिक नंबर वाला कितना, एटॉमिक मास नंबर 2 है, दूसरा का एटॉमिक मास नंबर 4 है, तो ये कंबाइन होगा तो कितना हो जाएगा 6, 2 4 6। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है सो एनर्जी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, एनर्जी बढ़ेगा बिकॉज ये दोनों जब यहाँ से कंबाइन होगा तो कंबाइन होने के टाइम पे यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होगा और वो एनर्जी जो रिलीज होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब इसका एनर्जी हर एक सिचुएशन में जो है एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, एनर्जी आपका बढ़ेगा। ठीक है, मतलब मास डिफेक्ट होगा तो मास डिफेक्ट होगा तो एनर्जी सीधा उसमें ऐड हो जाता है और वो मास जो है तुम्हारा एनर्जी को उसका बढ़ा देता है। एनर्जी जहाँ बढ़ा मतलब बाइंडिंग एनर्जी जहाँ पे बढ़ा मतलब वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो बाई फ्यूजन और बाई फिजन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, दोनों ही सिचुएशन में जो सो यहाँ पे हमारा क्या रिलीज होता है, माइंड में हमेशा रखना, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होगा मतलब वहाँ पे मास डिफेक्ट आएगा, मास डिफेक्ट आएगा तो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी में, और वो बाइंडिंग एनर्जी आपको मतलब किसी भी तरह का एलिमेंट है उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है। जैसे यूरेनियम है उसको बोम्बार्ड करते हैं, बोम्बार्ड करते हैं तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब पार्ट में डिवाइड होना मतलब वो क्या है, वो एक तरीके से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यूरेनियम इज द अनस्टेबल मटेरियल। ठीक है, और उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेबल होने के लिए वहाँ से फ्यूजन होना करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग का आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग देखे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और उसका कर्व को समझे हम लोग यहाँ पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।